नमस्कार। आज हम आपको बताते हैं विभिन्न शासन प्रणालियों के बारे में, जैसे राजतंत्र क्या होता है। मुख्य रूप से हम आपको विभिन्न शासन प्रणालियों का संक्षिप्त परिचय देते हुए उस शासन प्रणाली के नज़दीक लाएंगे जो आज प्रचलित है। जैसे जो शासन का प्राचीनतम रूप है, आप जानते हैं कि पहले विश्व के विभिन्न देशों में एक ही तंत्र प्रचलित था शासन का, और वो था राजतंत्र। ठीक है। राजतंत्र क्या होता था? राजतंत्र में सत्ता एक ही व्यक्ति के हाथ में होती थी जो राजमुकुट को धारण करता था, जिसे हम सामान्यतः राजा कहते हैं। कभी कभी स्त्रियों ने भी शासन किया तो उनको हम रानी कह सकते हैं, बादशाह, सुल्तान, कुछ भी कह लीजिए। जो राजमुकुट धारण करता था वही वास्तव में सत्ता का एकमात्र स्रोत होता था और सारी सत्ता उसी में केंद्रित होती थी। विधायक शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्तियाँ, न्यायपालिका शक्तियाँ सब उसी में केंद्रित होती थीं। उसके मुंह से निकला हुआ एक वाक्य जो है वो उस देश का संविधान और कानून हो जाता था। अपनी इच्छा के अनुसार शासन करता था। और सामान्यतः जो राजतंत्र होता था उसमें सत्ता जो है आनुवंशिक रूप से हस्तांतरित होती थी। राजा के बाद राजा का लड़का या लड़की जैसी भी स्थिति हो वो शासक बनते थे। ये राजतंत्र होता था। इसके अलावा एक और तंत्र से आप परिचित होंगे जिसे हम कहते हैं कुलीन तंत्र, अरिस्टोक्रेसी। क्या बोलते हैं इसको? अरिस्टोक्रेसी। कुलीन तंत्र होता है। और कुलीन तंत्र में क्या होता है? राजनीतिक सत्ता का जो निवास होता है वो थोड़े से लोगों में होता है। कुछ लोग मिल कर के ही, जो कुलीन लोग होते हैं, जो विशिष्ट अभिजात वर्ग के लोग होते हैं, उनमें सत्ता का वास होता है, सत्ता का केंद्रीकरण होता है। उन्हीं में से, उन्हीं लोगों में विधायी, कार्यपालिका और न्यायिक शक्तियाँ नियुक्त होती हैं और वो लोग अपनी इच्छा के अनुसार शासन करते हैं। ये कुलीन तंत्र होता है। ये भी प्रचलित रहा। इसके अलावा आपने सुना होगा तानाशाही, डिक्टेटरशिप। तानाशाही, डिक्टेटरशिप के बारे में भी आपने सुना होगा। जैसे एक व्यक्ति का निरंकुश शासक, जब किसी देश में एक व्यक्ति का निरंकुश शासन होता है और वो बल प्रयोग के द्वारा अपनी सत्ता बनाए रखता है, वो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, तो ये तानाशाही होती है। आधुनिक काल में भी कई देशों में तानाशाही रही, बल्कि अगर देखा जाए तो आज भी उत्तर कोरिया में या इस टाइप के जो देश हैं वो तानाशाही का ही रूप हैं। आज भी अफ्रीका के कुछ देशों में तानाशाही है। इदी अमीन का आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़ा तानाशाह था, जहाँ लोग अपनी इच्छा के अनुसार शासन करते हैं। जब जिसको चाहते हैं मरवा देते हैं, जब जिसको चाहते हैं जिंदा रखते हैं। कोई विरोधी उनका देश में जिंदा नहीं रहता। तो ये तानाशाही होती है। तानाशाही अभी भी कुछ देशों में प्रचलित है। कभी कभी लोकतंत्र के नाम पर जनता के नाम पर सत्ता पलट देते हैं और काबूज हो जाते हैं। या जो सैन्य शासन होता है वो भी तानाशाही होता है। बर्मा में अभी कुछ दिनों पहले तक तानाशाही ही रही। तो इस तरीके से ये तानाशाही हो गई। चूँकि जिस तरीके से आप देखेंगे कि सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ, जन सामान्य जो है पढ़ लिख करके जागरूक हुआ, तो उसे ये महसूस होने लगा कि ये शासन का एक भी स्वरूप जो है ठीक नहीं है। और जनता एक ऐसे शासन की अपेक्षा करने लगी जो वास्तव में उसकी इच्छाओं का सम्मान करता हो, उसकी इच्छा के अनुसार शासन कर सके। जनता जो है वो गुलामों की तरह न रहे, एक सभ्य नागरिक की तरह सभ्य जीवन व्यतीत कर सके।
तो स्वाभाविक है कि जितनी शासन प्रणालियाँ हमने आपको बताई, इन शासन प्रणालियों में ऐसा कुछ नहीं हो सकता था। इसलिए जनता और यहाँ तक कि जो सरकारें थीं, चाहे वो राजतंत्र के रूप में रहे हों, चाहे वो किसी अन्य तंत्र के रूप में रहे हों, उनको भी अब लगने लगा था कि जनता जागरूक हो रही है और अब उनके दिन लदने वाले हैं। विभिन्न देशों में राजतंत्र और इन तंत्रों के प्रति क्रांतियाँ हुई और इन क्रांतियों का परिणाम यह हुआ कि इन तंत्रों के दिन लदने लगे और विश्व एक अच्छे तंत्र की ओर उन्मुख हो चला। और वो अच्छा तंत्र है प्रजातंत्र, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। क्या बोलते हैं इसको? डेमोक्रेसी। तो हम प्रजातंत्र की ओर चले। डेमोक्रेसी या लोकतंत्र या प्रजातंत्र में जो सत्ता होती है, उसका जो वास होता है वो जनता में होता है। किसमें होता है? सत्ता का वास जनता में। जनता मालिक होती है। ये जितने तंत्र थे, यहाँ जनता मालिक नहीं थी, जनता के ऊपर शासन होता था। और साधारण शब्दों में तो हम यही कह सकते हैं कि ऐसा तंत्र जिसमें सत्ता का वास जनता में हो, जनता अपनी इच्छा के अनुसार शासन कर सके, वो लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है। लेकिन आप जानते हैं कि सारी जनता स्वयं अपने ऊपर शासन नहीं कर सकती। तो ऐसे तंत्र में होता ये है कि जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपना शासन चलाती है। जनता अपने में से कुछ प्रतिनिधियों को ये काम सौंप देती है कि वो विधायी शक्तियों का, कार्यपालक शक्तियों का और न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करें जनहित में। बहुत सारे विद्वान हुए जो लोकतंत्र के बहुत बड़े समर्थक थे। उन्होंने लोकतंत्र को स्थापित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। फ्रांस का जो बहुत बड़ा विचारक था रूसो, वो प्रजातंत्र का बहुत बड़ा समर्थक था। उसने कहा था मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ था, लेकिन अब वो जंजीरों से जकड़ा हुआ है। और उसने कहा था कि प्रकृति की ओर लौटो का नारा दिया था। वो लोकतंत्र का बहुत बड़ा समर्थक था। फ्रांस की क्रांति में उसका बड़ा योगदान माना जाता है, उसके विचारों का। आधुनिक काल में प्रजातंत्र की वो परिभाषा बहुत चलती है जो अब्राहम लिंकन ने अपने स्पीच में दी थी। गेटिसबर्ग एड्रेस में, गेटिसबर्ग एड्रेस जो कि 19 नवंबर 1863 को दिया गया था मिस्टर अब्राहम लिंकन के द्वारा। और उन्होंने प्रजातंत्र के बारे में कहा था, डेमोक्रेसी के बारे में कहा था। क्या कहा था कि डेमोक्रेसी क्या है? तो उन्होंने कहा था गवर्नमेंट बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। यानी लोकतंत्र क्या है, प्रजातंत्र क्या है? जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन जो है वही लोकतंत्र। बहुत अच्छी परिभाषा है ये। इससे अच्छी परिभाषा शायद ही कोई दी गई हो डेमोक्रेसी के बारे में। इसलिए परिभाषा बहुत चलती भी है, हर ऐसे में हर जगह पूछा जाता है, आप लिखते भी हैं। और बहुत अच्छी परिभाषा है। काफ़ी हद तक वास्तव में प्रजातंत्र की जो मूल भावना होती है वो इस परिभाषा में इंक्लूडेड है कि ऐसा शासन जो जनता के लिए हो, जनता के द्वारा हो और जनता का हो, ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल और बाय द पीपुल। तो इसलिए ये वास्तव में प्रजातंत्र है। आधुनिक विश्व में प्रजातंत्र के दो रूप प्रचलित हैं, मुख्यतः दो रूप प्रचलित हैं। कौन? एक है संसदीय प्रजातंत्र और एक है अध्यक्षात्मक प्रजातंत्र। संसदीय प्रजातंत्र जिसे कभी कभी जो है जो संसदीय शासन प्रणाली है उसे मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कह देते हैं।
लेकिन मुख्य रूप से आधुनिक विश्व में प्रजातंत्र के दो रूप प्रचलित हैं। कौन कौन? एक संसदीय प्रजातंत्र और अध्यक्षात्मक प्रजातंत्र। इसका जो आदर्श स्वरूप है, सबसे अच्छा स्वरूप, वो ब्रिटेन में देखने को मिलता है आपको। ब्रिटेन इसका जनक है। ब्रिटेन की संसद जो है वो विश्व के संसदों की जननी मानी जाती है। तो संसदीय प्रजातंत्र का आदर्श स्वरूप आपको ब्रिटेन में देखने को मिलेगा। और अध्यक्षात्मक प्रजातंत्र, जिसे हम राष्ट्रपति शासन प्रणाली भी कहते हैं, इसका आदर्श स्वरूप जो है आपको यूएसए में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? यूएसए में देखने को मिलेगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में देखने को मिलेगा। जो संसदीय प्रजातंत्र होता है उसमें वास्तव में जो है वो संसद की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया जाता है। इसमें जो है संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है। जो कार्यपालिका होती है वो अपने समस्त कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। और कार्यपालिका अपने पद पर तभी तक रह सकती है जब तक कि संसद का विश्वास उसको प्राप्त होता है। संसद अविश्वास प्रस्ताव पारित करके कार्यपालिका को कभी भी अपने पद से पदच्युत कर सकती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें कार्यपालिका, विधायिका, जो वास्तव में जनता की प्रतिनिधि संस्था है, उस प्रतिनिधि संस्था उस विधायिका के प्रति जो है वो उत्तरदायी होती है, जो संसदीय शासन प्रणाली होती है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के दो प्रमुख होते हैं, हमने आपको बताया था, जैसे भारत और ब्रिटेन है। एक औपचारिक प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख, जो वास्तव में नाममात्र का प्रमुख होता है, और एक वास्तविक प्रमुख होता है जिसके पास वास्तविक शक्तियाँ होती हैं। ब्रिटेन का राजा या रानी औपचारिक या संवैधानिक प्रमुख होते हैं, लेकिन वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं, मंत्रिमंडल में निहित होती हैं। इसी तरीके से भारत में भी जो है वो संवैधानिक प्रमुख या राज्य का प्रमुख, राज्य का अध्यक्ष भले ही राष्ट्रपति हैं, लेकिन वास्तविक शक्तियाँ जो हैं वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में या मंत्रिमंडल में निहित है। इसलिए वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। सारे महत्वपूर्ण निर्णय ये लेते हैं, भले ही इनके नाम पर हों। यहाँ जो कार्यपालिका होती है वो अनिवार्य रूप से विधायिका का अंग होती है। यानी प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद में जो सदस्य होते हैं वो वही हो सकते हैं जो संसद के सदस्य हों। यानी ये अगर आपकी संसद है तो ये क्या है? मंत्रिपरिषद है। मंत्रिपरिषद के सदस्य जो होंगे वो अनिवार्य रूप से संसद के सदस्य ही होते हैं। जो अध्यक्षात्मक प्रजातंत्र होता है उसमें इस प्रकार का दोहरा शासन नहीं होता है। जो राष्ट्रपति होता है, संसद यहाँ भी होती है, लेकिन कार्यपालिका का एक ही प्रधान होता है, राष्ट्रपति। समस्त शक्तियाँ जो हैं उसी में निहित होती हैं। यहाँ विधायिका का काम होता है कानून बनाना, और राष्ट्रपति के नेतृत्व वाली कार्यपालिका का काम होता है विधायिका के द्वारा निर्मित कानूनों को लागू करना एवं अन्य प्रशासकीय काम करना। ये कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी उस तरीके से नहीं होती है जिस तरीके से हमारे यहाँ होती है, संसदीय लोकतंत्र में होती है। यानी यहाँ राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। इसके अलावा अन्य अविश्वास प्रस्ताव जैसा जो व्यवस्था यहाँ होती है, इस टाइप की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा, महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटा दें, वो एक अलग बात है। लेकिन जैसे हम कहते हैं कि यहाँ कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, और कार्यपालिका तभी तक अपने पद पर रहती है जब तक संसद का विश्वास इसको प्राप्त हो। ऐसी व्यवस्था इसमें नहीं होती है। ये दोनों अपना स्वतंत्र रूप से अपना अपना काम करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि तभी तक पद पर रहेंगे जब तक कि यहाँ की संसद जो है चाहेगी, ऐसा नहीं है। और यहाँ राष्ट्रपति अपने मंत्रियों का चुनाव स्वतंत्र रूप से कर सकता है, चाहे वो संसद के सदस्य हों और चाहे सदस्य ना हों। दोनों व्यवस्थाओं के अपनी लाभ और हानि हैं, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल काम करते हैं।
एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। आप जानते हैं कि भारत चूँकि ब्रिटेन के अधीन था, इसलिए भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसे हम सामान्य भाषा में, चूँकि संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाला मंत्रिमंडल ही वास्तव में शासन करता है, इसलिए कभी कभी इसको हम मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कह देते हैं। अब ये तो शासन को समझने का एक प्रकार था कि आप कैसे बांट सकते हैं विभिन्न प्रकार के शासन प्रणालियों को। एक और शब्द आपने सुना होगा कि संघात्मक शासन प्रणाली क्या होती है। जैसे लोकतंत्र भी हो सकता है, लोकतंत्र दो प्रकार का हो सकता है, संसदीय लोकतंत्र हो सकता है, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र हो सकता है। लेकिन आपने सुना होगा, अक्सर आपने सुना होगा कि भारत एक संघात्मक राज्य है। भारत क्या है? भारत एक संघात्मक राज्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका भी एक संघात्मक राज्य है। ब्रिटेन संघात्मक राज्य नहीं है, ब्रिटेन एकात्मक राज्य है। तो इस तरीके से आप ये भी समझ सकते हैं कि हम विभिन्न प्रकार की जो शासन प्रणालियाँ हैं उनको अन्य आधारों पर भी विभाजित कर सकते हैं। एक आधार ये भी हो सकता है कि कौन सी शासन प्रणाली संघात्मक है और कौन सी शासन प्रणाली एकात्मक है। एकात्मक शासन प्रणाली वो शासन प्रणाली होती है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारें तो होती हैं, लेकिन राज्य सरकारें केवल नाम मात्र की शक्तियों का उपभोग करती हैं। समझ शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? केंद्र सरकार में निहित होती हैं। राज्य के द्वारा उन्हीं शक्तियों का उपभोग किया जाता है जो केंद्र द्वारा उन्हें समय समय पर सौंपा जाए। तो ये एक तरीके से आप देखेंगे, चाहे वो विधायी मामले हों, चाहे वो कार्यपालक मामले हों, चाहे वो न्यायिक मामले हों, या चाहे कोई अन्य विषय हो, हर विषय में केंद्र शक्तिशाली होता है, केंद्र हावी रहता है। राज्यों के पास कोई विशेष शक्तियाँ नहीं होती हैं। एक तरीके से राज्य जो हैं वो केंद्र के द्वारा दिए गए आदेशों और निर्देशों के अनुसार ही चलते हैं, उनकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है। संघात्मक या संघ जो है वो अंग्रेजी के फेडरेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। जो संघात्मक व्यवस्था होती है, जो संघ राज्य होता है, संघ राज्य का निर्माण कैसे हुआ? जो भी आप विश्व में संघ राज्य देखते हैं, वास्तव में उनका निर्माण कैसे हुआ, थोड़ा ये समझ लीजिए। जो संघ राज्य होते हैं, होता क्या है कि मान लीजिए ये इकाइयाँ हैं और इन इकाइयों ने मिल करके कुछ निश्चित शर्तों के तहत जो है आपस में मिलने का फैसला कर लिया। और एक संघ राज्य का निर्माण कर लिया आपसी समझौते के द्वारा। आपसी समझौते के द्वारा एक राज्य का निर्माण कर लिया कि हम सब अब एक हैं। एक संघ राज्य बनेगा और सारे टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड कर लिया गया कि जो केंद्रीय सरकार होगी उसके पास क्या पावर होंगे और जो राज्य सरकारें होंगी उनके पास क्या पावर्स होंगे, सत्ता का संचालन कैसे होगा। ये जो है संविधान में लिख दिया गया ताकि कोई विवाद की स्थिति न उत्पन्न हो। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों के समझौते के द्वारा एक संघ राज्य का निर्माण होता है और उस संघ राज्य में
दो स्तरीय सरकारें होती है, एक संघात्मक सरकार जिसे सरल शब्दों में हम केंद्र सरकार कहते हैं, और जो इकाई होती हैं, ये जो इकाइयाँ थीं, इनकी भी अपनी सरकारें होती हैं। दोनों के बीच सत्ता का स्पष्ट जो है वो विभाजन होता है, और वो विभाजन लिखित होता है, संविधान के द्वारा लिखा जाता है संविधान में, और एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है, ताकि अगर दोनों में से कोई संविधान का उल्लंघन करें या कुछ गलत करें तो सुप्रीम कोर्ट ये बताए कि कौन गलत और कौन सही है, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है वो मान्य हो। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि संघात्मक राज्य वास्तव में समझौते के द्वारा बना हुआ राज्य था। सोवियत संघ भी एक संघात्मक राज्य था। 15 इकाइयों ने आपस में समझौता करके यूएसएसआर का गठन किया था, जिसे हम संक्षेप में सोवियत संघ कहते थे। लेकिन बाद में चूँकि समझौते का परिणाम थी, तो जब हम समझौता करते हैं तो हमें अलग होने का भी अधिकार होता है। तो सोवियत संघ जैसे जो संघ राज्य थे, उनमें क्षेत्रीय इकाइयों को अलग होने का भी अधिकार था। और आप देखेंगे कि 1991 में 26 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, संघ राज्य अलग हो गए। भारत में जब संविधान बन रहा था तो हमने अमेरिका के इतिहास से या अन्य संघीय राज्यों के इतिहास से, एकात्मक राज्यों के इतिहास से बहुत कुछ सीखा था। इसलिए हमने भी अपने यहाँ संघीय प्रणाली लागू की, हम भी संघात्मक बने, लेकिन हम इस प्रकार का संघात्मक बने कि हम संघात्मक तो हैं, लेकिन हम ना अमेरिका की तरह संघात्मक हैं, ना यूएसएसआर की तरह संघात्मक हैं, और ना किसी अन्य देश की तरह संघात्मक हैं। हम थोड़ा अलग तरीके के संघात्मक हैं, और इसीलिए हमने अपने यहाँ फेडरेशन शब्द का उपयोग नहीं किया। हमने क्या कहा? हमने कहा इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत क्या होगा? भारत राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। और हमने आपको बताया था एक वीडियो में कि जब हमने ये कहा कि राज्यों का संघ होगा, तो डॉक्टर अंबेडकर ने इसको बहुत स्पष्ट करते हुए कहा था कि हम बहुत सोच समझ करके भारत को राज्यों का संघ कह रहे हैं। और जब हम राज्यों का संघ कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो भारत संघ बन रहा है वो विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों के बीच हुए किसी समझौते के परिणाम स्वरूप नहीं बन रहा है। और चूंकि विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों के समझौते के परिणाम स्वरूप ये संघ नहीं बन रहा है, इसलिए किसी भी क्षेत्रीय इकाई को भारत संघ से अलग होने का कभी भी अधिकार नहीं होगा। ये था राज्यों के संघ का मतलब। ये शब्दावली हमने कनाडा के संविधान से ली। मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि कोई संघात्मक राज्य है कि नहीं है, कोई संघ राज्य है कि नहीं है, 5-6 महत्वपूर्ण पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर हम किसी राज्य को संघ राज्य मानेंगे या नहीं मानेंगे। और वो जो पैरामीटर होता है वो ये होता है कि सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर होता है वो ये होता है कि संघ और राज्यों, पहले तो ये बता दें कि ये एक तो ये होता है कि दोहरी सरकार होती है। क्या होती है? दोहरी सरकार होती है, यानी संघ सरकार, जिसे हम आम भाषा में केंद्र सरकार कहते हैं, और राज्य की सरकारें, यानी सरकारों का 2 टियर सिस्टम होता है, दोहरी सरकार। फिर दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता होती है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही होती है, संघात्मक राज्यों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही होती है कि संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा होता है। स्पष्ट क्या होता है? बंटवारा होता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता होती है वो ये होती है कि लिखित और कठोर संविधान। क्या होता है? लिखित और कठोर संविधान। चौथी होती है संविधान की सर्वोच्चता। क्या होती है?
संविधान की सर्वोच्चता। पांचवा होती है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, दूसरे शब्दों में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष उच्चतम न्यायालय। क्योंकि आप देखेंगे कि इसी की मुख्य भूमिका होती है। और छठी मुख्य रूप से होती है कि जो संसद का उच्च सदन होता है, उच्च सदन का राज्य का सदन होना। मोटे तो हैं तो और भी बहुत विशेषताएँ, जैसे कि ये भी कह सकते हैं दोहरी नागरिकता होती है, ये भी एक विशेषता होती है। लेकिन जो मुख्य विशेषताएं होती हैं संघ राज्यों की, वो ये होती हैं। अगर हमें देखना हो कि कोई राज्य संघ राज्य है कि नहीं, तो हम ये देखेंगे कि क्या ये जो 6 शर्तें हैं मुख्य रूप से वो पूरी हो रही कि नहीं पूरी हो रही हैं। अगर पूरी हो रही हैं तो समझ लो संघात्मक राज्य है, और अगर नहीं पूरी हो रही हैं तो संघात्मक राज्य नहीं है। अब अगर हम सरसरी तौर पर देखें, सामान्य तौर पर देखें, बहुत ज़्यादा अंदर ना घुसें, बहुत बड़े संविधान या विधि विशेषज्ञ के रूप में न देखें, विधिवेत्ता के रूप में न देखें, एक जागरूक और पढ़े लिखे व्यक्ति के तौर पर अगर सिर्फ हम देखें, तो एक एक विशेषता पर अगर हम अपने भारत को परखें तो हम देखेंगे कि हमारे यहाँ दोहरी सरकार है, एक केंद्र सरकार की है और राज्य सरकारें हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आज की तारीख में है हमारे यहाँ। संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया गया है। हमने आपको बताया था कि जो संविधान की 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार संघीय संसद को है, राज्य सूची पर राज्य विधानमंडल को है, और इन पर दोनों कानून बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया गया है, और ये बंटवारा संविधान के द्वारा ही कर दिया गया है, ताकि कोई भी विषम या विरोध या मतलब ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो कि दोनों के बीच में टकराव उत्पन्न हो जाए शक्तियों को लेकर के। लिखित और कठोर संविधान, भारत का संविधान लिखित है और कई मायने में आप देखेंगे कि कठोर भी है। संविधान की सर्वोच्चता, देखिए हमने आपको पहले भी बताया था कि हमारे यहाँ भी संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत का पालन किया जाता है। हमने आपको बताया था कि ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है, संसद सर्वोच्च है, संप्रभु है। हमारे यहाँ संप्रभुता, मैं बार बार बता चुका हूँ कि संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को भले ही अपनाया गया हो, जैसे ब्रिटेन में संसद संप्रभु है, संसद पर कोई नियंत्रण नहीं है, संसद सर्वोच्च है, यानी संसद की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। अमेरिका में संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है, संविधान ही सर्वोच्च है। हम अपने संविधान का बहुत आदर करते हैं। हमारे यहाँ भी संविधान के सर्वोच्चता का सिद्धांत मोटे तौर पर है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जो प्रभुसत्ता है वो जनता में निहित है। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ भी संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है, क्योंकि हम देखेंगे कि चाहे विधायी मैटर हो और चाहे न्यायिक मैटर हो, चाहे कोई अन्य मैटर हो, अंत में होता वही है जो हमारा संविधान कहता है। तो संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष उच्चतम न्यायालय है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ आप देखेंगे कि उच्चतम न्यायालय है और वो स्वतंत्र और निष्पक्ष है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के पर्याप्त प्रावधान हमारे यहाँ संविधान के द्वारा ही किए गए हैं, ताकि संघ और राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न हो तो न्याय हो सके। और हमारे यहाँ उच्च सदन का राज्य सदन होना, तो हम देखते हैं हमारे यहाँ जो राज्यसभा है उसमें जो प्रतिनिधि आते हैं वो राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, वो किसी एक क्षेत्र विशेष के प्रतिनिधि नहीं होते हैं, वो पूरे राज्य के प्रतिनिधि होते हैं। ये अलग की बात है कि तमाम संघीय राज्यों में उच्च सदन में जो प्रतिनिधि आते हैं वो हर राज्य से बराबर की संख्या में आते हैं। राज्यों की समानता के सिद्धांत का पालन किया जाता है वहाँ पर। हमारे यहाँ जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि आते हैं, जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा उस राज्य से ज़्यादा प्रतिनिधि आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मोटे तौर पर हमने आपसे कहा था कि आप अगर इन पैरामीटर्स पर देखेंगे तो हमें लगेगा कि भारत एक संघात्मक राज्य है, क्योंकि भारत संघात्मक राज्य की सभी विशेषताओं पर खरा उतरता है। जो 6 मुख्य विशेषताएं हमें बताई वो उन विशेषताओं पर
संविधान जो है वो जो है खरा उतरता है। हमारे देश में संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा कर दिया गया है ताकि दोनों के बीच में कोई टकराव की स्थिति न बने। राज्य सरकारें हमारे यहाँ बहुत प्रभावशाली हैं और दोनों ही सरकारें अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्रतापूर्वक काम करती हैं। कोशिश की जाती है कि दोनों में आवश्यक समन्वय भी बना रहे, दोनों में आवश्यक समन्वय बना रहे, तभी वास्तव में देश का कल्याण हो सकता है और देश का विकास हो सकता है। लेकिन बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे संविधान विशेषज्ञ ये मानते हैं कि वास्तव में भारत जो संघीय राज्य, आदर्श संघीय राज्य होता है, आदर्श रूप संघात्मक राज्य होता है, उस पर खरा नहीं उतरता है। और भारत की जो संघीय व्यवस्था है उसमें कई एकात्मक लक्षण पाए जाते हैं। और जब हम ये कहते हैं कि एकात्मक लक्षण पाए जाते हैं तो वास्तव में हम इसका आशय ये होता है कि हमारे संविधान में से बहुत सारे प्रावधान हैं जो संघ को शक्तिशाली बनाते हैं, एकात्मकता की ओर ले जाते हैं। हमने बताया था एकात्मक राज्य ब्रिटेन है और इसका मतलब ये था कि जहाँ समझ शक्तियाँ वास्तव में किसमें उसमें निहित हैं, संघ सरकार या केंद्र सरकार में निहित हैं। तो कहते हैं कि भारत के संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो भारत को पूर्ण संघ राज्य नहीं होने देते या संघात्मक राज्य होने पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और भारत को एकात्मकता की ओर ले जाते हैं। तो हमने आपसे कहा था कि मोटे तौर पर अगर हम देखेंगे तो हमें लगता है कि हम संघात्मक राज्य हैं, लेकिन अगर हम गहराई से विश्लेषण करेंगे और अंदर घुसेंगे तो हमें पाएंगे कि विद्वानों की या संविधान विशेषज्ञों की बात पूरी तरीके से गलत नहीं है, यद्यपि उसमें अतिशयोक्ति है। जैसे हम कहते हैं कि संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया गया है, बिल्कुल सही बात है, किया गया है और इसलिए हम संघात्मक राज्य हैं। लेकिन जब हम इस बंटवारे पर ध्यान देते हैं तो हम देखते हैं कि सारे महत्वपूर्ण विषय जो हैं वो जो है संघ सूची में है। राज्य सूची में कहा गया है कि राज्य की विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन राज्य सूची में कुछ विषय ऐसे भी हैं कि बिना राष्ट्रपति की अनुमति के हम कानून नहीं बना सकते हैं, राज्य कानून नहीं बना सकते हैं। और कुछ विषय ऐसे हैं कि अगर उन पर कानून बनाया जाता है तो राज्यपाल उनको आरक्षित कर लेता है और उनको राष्ट्रपति के पास भेज देता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ जो कानून बनाने की स्वतंत्रता है वो भी कुछ मामलों में सीमित हो जाती है। यह समवर्ती सूची है और समवर्ती सूची में हमने कहा कि दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर संघ और केंद्र का कानून और राज्य का कानून विरोधाभासी है तो संघ का कानून लागू होगा। दूसरा, बहुत सारे विषय ऐसे हैं या हो सकते हैं जिनका वर्णन किसी भी सूची में ना हो और बाद में उस विषय पर कानून बनाने की ज़रूरत पड़े, जैसे जिनको हम अवशिष्ट विषय कहते हैं। जैसे सेवा कर, सर्विस टैक्स लागू किया गया और सेवा कर का वर्णन न संघ सूची में था, न राज्य सूची में था, न समवर्ती सूची में था। इस विषय पर कानून बनाया गया तो एक तरीके से अवशिष्ट विषय हो गया और अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार आर्टिकल 248 के तहत भारत की संसद को है। जो ये अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार कनाडा में भी है। इस तरीके से हमने कनाडा की व्यवस्था को अपनाते हुए अवशिष्ट विषयों को हमने रखा, किसमें, संसद के अधिकार क्षेत्र में रखा है। इसलिए हम देखेंगे विधायी मामलों में भी संसद जो है वो सर्वोच्च है, यह संसद जो है वो प्रभावशाली है, डोमिनेटिंग है। लिखित और कठोर संविधान, हमारे यहाँ संविधान लिखित है, कठोर भी है, लेकिन आप देखेंगे कि कुछ प्रावधान ऐसे भी हैं जिनमें संसद बहुत आसानी से संशोधन कर सकती है। इसलिए ऐसा लगता है कई संदर्भों में कि संविधान कठोर तो है लेकिन लचीला भी कम नहीं है। इसलिए भारतीय संविधान के बारे में विभिन्न लोगों ने विभिन्न प्रकार के मत प्रकट किए हैं, हम आपको बताएंगे अभी।
संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत अपनाया गया है। स्वतंत्र और निष्पक्ष उच्चतम न्यायालय है और उच्च सदन का राज्य सदन का होना हमने बताया। लेकिन यहाँ भी एक विसंगति है अन्य संघ राज्यों की तरह, वो ये कि यहाँ राज्यों की समानता के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया है। इसके अलावा और बहुत सारे हमारे यहाँ संवैधानिक प्रावधान ऐसे हैं जो केंद्र को मजबूत बनाते हैं और राज्यों को कमज़ोर बनाते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि वास्तव में भारत जो है वो संघात्मक, कुछ तो ये कहते हैं कि संघात्मक कम और एकात्मक ज़्यादा है। वो एकात्मक लक्षण कौन कौन से हैं तो हम आपको बताएं। सबसे पहले तो ये कि संघात्मक राज्यों में दोहरी नागरिकता होती है। कैसी नागरिकता होती है? दोहरी नागरिकता होती है। तो भारत में यानी राज्यों की अलग नागरिकता होती है और संघ की अलग नागरिकता होती है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है, एकल नागरिकता है, जो वास्तव में एकात्मक लक्षण है। ब्रिटेन में एकल नागरिकता है, ये एकात्मक लक्षण होता है। दूसरा, आप देखे होंगे, हमने आपको पढ़ाया था आर्टिकल 3, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है वास्तव में संघात्मक राज्य पर। कि आप जानते हैं आर्टिकल 3 कहता है कि संसद बिना राज्यों की इच्छा से, हम आपको बता चुके हैं, हम यहाँ विस्तार से नहीं बताएंगे, संक्षेप में बताएंगे कि संसद बिना राज्यों की सहमति से ही राज्यों का अंग भंग कर सकती है, उनके अस्तित्व को समाप्त कर सकती है। तो इस तरीके से राज्यों का अस्तित्व ही समाप्त हो सकता है अगर संसद चाहे। दूसरा, आपको जानते हैं कि संघीय राज्यों में राज्य की अलग न्यायपालिका होती है और संघ की अलग न्यायपालिका होती है, लेकिन हमारे यहाँ एक ऐसी न्यायपालिका है, सबसे सर्वोच्च स्तर पर जो है वो भारत का उच्चतम न्यायालय है, फिर उच्च न्यायालय है और नीचे फिर अधीनस्थ न्यायालय हैं। और इसके अलावा अखिल भारतीय सेवाएं जो वास्तव में केंद्र का पक्ष ही मजबूत करती हैं। गवर्नर का जो पद है, आप देखेंगे ये विवादित रहता है और कई भारत का इतिहास अगर देखेंगे तो कई ऐसे अवसर आए हैं जब गवर्नरों ने संघ या केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम किया है और बिना किसी गलती के राज्य की सरकारों को बर्खास्त करवाया है। इसलिए गवर्नर का पद विवादित रहा है और ये भी जो है संघ सरकार को क्या करता है, शक्तिशाली बनाता है। इसके अलावा जो है वो आप देखेंगे कि जो हमारा संविधान है वो परिवर्तनशील है। हमने आपको बताया कि संविधान के बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें संसद साधारण बहुमत से जो है वो संशोधित कर सकती है और संविधान संशोधन में राज्यों की भूमिका बहुत ही सीमित है। इसलिए हमारा संविधान जो है कई संदर्भों में लचीला हो जाता है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि बहुत सा आर्थिक दृष्टि से भी जो है वो संघ मजबूत स्थिति में है। अगर जब आप आगे पढ़ेंगे तो आर्थिक दृष्टि से भी संघ मजबूत स्थिति में है, राज्यों की स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। और इन्हीं सब विशेषताओं की बात के कारण वास्तव में जो एक केसी वियर थे, विद्वान हुए केसी वियर, उन्होंने कहा कि भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान जो है वो अधिक कठोर, क्या कहा, पूछा जाता है, भारत का जो संविधान है वो अधिक कठोर और अधिक लचीलेपन के मध्य संतुलन स्थापित करता है। और उन्होंने कहा कि भारत का संविधान जो है वो अर्धसंघीय है। क्या कहा उन्होंने? अर्धसंघीय है। इसी प्रकार ऑस्टिन ने कहा, किसने? जी ऑस्टिन ने कहा कि भारत का संविधान सहकारी परिसंघीय है। क्या कहा? सहकारी परिसंघीय है। ये सब स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि जो भारत का संविधान है वो संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। किसने कहा था? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हम संघराज तो हैं, लेकिन जो भारत का संविधान है उसे संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। तो कुल मिलाकर के आप ये जान लीजिए कि मोटे तौर पर हम संघराज्य हैं, हम सभी संघात्मक विशेषताओं को सेटिस्फाइड करते हैं, लेकिन हमने विश्व के इतिहास से बहुत कुछ सीखा। इसलिए हमने जो है एक ऐसे संघात्मक राज्य की स्थापना की है जिसमें कुछ एकात्मक लक्षण भी पाए जाते हैं।
ताकि देश की एकता और अखंडता सुरक्षित रहे और आपस में सद्भाव बना रहे। इसलिए वास्तव में भारत में संघवाद है और संघवाद भी है। और आप देखेंगे कि बाद में बहुत सारी ऐसी संस्थाओं की स्थापना की गई ताकि जो भारत में संघीय व्यवस्था सुचारू रूप से चले। इस तरीके से हम देखेंगे कि भारत एक संघात्मक राज्य है और संघात्मक राज्य की विशेषताएं भारत के संविधान में पाई जाती हैं। भारतीय संविधान भारत में संघात्मक राज्य की स्थापना करता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर हम अपने संविधान का ईमानदारी से विश्लेषण करेंगे, सूक्ष्म दृष्टि से विश्लेषण करेंगे, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि विद्वान जो कहते हैं कि भारत में एकात्मक लक्षण पाए जाते हैं, तो वो गलत नहीं कहते हैं। भारत के संविधान में कई एकात्मक लक्षण पाए जाते हैं और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत एक ऐसा संघात्मक राज्य है जिसमें कुछ एकात्मक लक्षण भी पाए जाते हैं। अगर हम बिल्कुल इस बात से इनकार करेंगे कि भारत में एकात्मक राज्य के लक्षण नहीं पाए जाते हैं, तो शायद ये सत्यता से मुंह मोड़ना होगा। लेकिन जब हम देखेंगे व्यवहारिक दृष्टिकोण से, व्यवहारिक राजनीति के आधार पर अगर हम देखेंगे, तो हम देखेंगे कि भारत में संघवाद तो है, लेकिन 1947 से लेकर के आज तक हम अगर नज़र डालें तो हम देखेंगे कि संघवाद के भी हमें अलग अलग रूप दिखाई देते हैं व्यवहारिक राजनीति में। जब कांग्रेस की सरकार थी, बहुत समय तक एक दल की सरकार केंद्र में रही, उसी दल की सरकारें जो हैं वो एक तरीके से राज्यों में रहीं, तो वास्तव में राज्य और केंद्र के बीच में संबंध शिक्षक और शिक्षार्थी जैसे रहे। जवाहरलाल नेहरू एक शिक्षक की भांति अपने मुख्यमंत्रियों को निर्देश देते रहे और वो मुख्यमंत्री एक स्टूडेंट की भांति उन निर्देशों का पालन करते रहे। कहीं कोई टकराव नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि केंद्र शक्तिशाली था और राज्यों की स्थिति शिक्षार्थी जैसी थी। कोई टकराव यद्यपि नहीं था। लेकिन जब गठबंधन सरकारों का दौर आया, तो निश्चित रूप से गठबंधन सरकार जब केंद्र में बनी तो केंद्र की स्थिति कमज़ोर हुई। और चूँकि राज्यों के कई मुख्यमंत्री ऐसे थे जो वास्तव में किंग मेकर की भूमिका में थे, चाहे वो देवगौड़ा जी की सरकार रही हो, वीपी सिंह की सरकार रही हो, या गुजराल जी की सरकार रही हो, या बाद के जो गठबंधन सरकारें रहीं, तो आप देखेंगे कि वास्तव में केंद्र सरकार की स्थिति उतनी मजबूत नहीं रही जितनी पहले हुआ करती थी। इसलिए राज्यों ने सौदेबाजी शुरू कर दी केंद्र सरकार के साथ और इस तरीके से कहा गया कि वास्तव में सौदेबाजी वाला संघ भारत में स्थापित हो गया है। तमाम राज्यों ने पैकेज मांगने शुरू कर दिए और उनको पैकेज दिए भी गए, अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने दिए। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि गिव एंड टेक पर जो है हमारा संघ जो है आधारित हो गया। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि भारत के संविधान में कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिसमें संघ और राज्यों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध बने रहें, स्वस्थ संबंध बने रहें, समन्वय बना रहे। दोनों के बीच में संबंध बहुत ही एक तरीके से ऐसे संबंध बने रहे कि कभी टकराव की स्थिति पैदा ना हो। और बाद में भी योजना आयोग हो, चाहे वो राष्ट्रीय विकास परिषद हो, इन सब की स्थापना भी इसीलिए की गई ताकि केंद्र और राज्यों के बीच में एक स्वस्थ समन्वय बना रहे, तो दोनों के बीच में टकराव ना हो। जब ऐसी व्यवस्था होती है कि दोनों अपने अपने क्षेत्रों में काम करते हैं, एक दूसरे से कोई टकराव नहीं होता है, एक दूसरे को समझते हैं और राष्ट्र के विकास और कल्याण के लिए दोनों परस्पर लगे रहते हैं, तो ऐसी व्यवस्था को कहा जाता है कि संघवाद जो है वो सहयोगी संघवाद है, सहकारी संघवाद है। तो आप हम देखेंगे कि अधिकतर वर्षों में, कुछ वर्षों को छोड़ दिया जाए तो हम देखेंगे कि भारत में एक तरीके से संविधान में भी और संविधानेतर संस्थाओं ने भी भारत में संघवाद की स्थापना की है। और वो भी किस तरीके का संघवाद? सहयोगी संघवाद या सहकारी संघवाद, जो दोनों के परस्पर सह अस्तित्व पर निर्भर है और दोनों के सहयोग पर आधारित है। थैंक यू।